नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस YouTube चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा YouTube चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो बट एक पर्टिकुलर टाइम पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आज मैंने इसके जस्ट पिछले वीडियो में मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया था। इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारी जो सोशियोलॉजी की जो ऑनलाइन क्लास है एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, वो क्लास हमारा ऑनलाइन क्लास पे जो मैप पे कराया जा रहा है उससे ही संबंधित हम इस यूट्यूब चैनल पे एक फ्री फॉर्म में आपके लिए क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा। ठीक है, यानी जो टॉपिक हमारा ऑनलाइन क्लास में लेक्चर्स के बेसिस पे होगा उसी का ही हमारा पार्ट इसमें क्वेश्चंस होगा सोशियोलॉजी से संबंधित। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चंस मैंने समझाया था और उससे संबंधित मैंने डिस्क्रिप्शंस दिया था। वो हमारे किससे संबंधित थे? एम.एन. श्रीनिवास के। एम.एन. श्रीनिवास और एम.एन. श्रीनिवास का मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। तो हम देर न करते हुए हम शुरू करते हैं और सेकंड क्वेश्चन मैं आपको इससे संबंधित देता हूँ इस वीडियो में। तो चलिए, सेकंड जैसा कि क्वेश्चन है एम.एन. श्रीनिवास के संबंध में, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है एम.एन. श्रीनिवास का ये है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एम.एन. श्रीनिवास की कौन सी कृति है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको ये क्वेश्चन और इससे संबंधित मैं आपको कुछ कथन देता हूं। पहला कथन है, पहली बुक का नाम है माई बड़ौदा डेज। माई बड़ौदा डेज। ओके, सेकंड हमारी बुक का नाम है, सेकंड बुक का नाम द इंडियन साधुज। द इंडियन साधुज। थर्ड बुक का नाम क्या है? थर्ड बुक का नाम है कल्चर एंड सोसाइटी। कल्चर एंड सोसाइटी। एंड फोर्थ बुक का नाम क्या है? सोशियोलॉजी इन दिल्ली। सोशियोलॉजी इन दिल्ली। ओके, ये बुकें हैं इसके संबंध में। अब हम कूट यहां पे लिख देते हैं इनके संबंध में। पहला कूट क्या है? पहला कूट है एक और दो। एक और दो। दूसरा कूट क्या है? दूसरा कूट है दो और तीन। दो और तीन। तीसरा कूट क्या है? एक और चार। एक और चार। और चौथा है कूट तीन और चार। तीन और चार। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसमें जो ये एम.एन. श्रीनिवास, तो देखिए आपको मैं एम.एन. श्रीनिवास के संबंध में जो कृतियां हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। पहले देखिए, आपके लिए कुछ बहुत सारे नए हैं, इसमें से नए हैं तो हम नए पे नहीं जाते हैं, हमारा तरीका यही होना चाहिए शुरू करने का। ठीक है, अब हम इसको ये देखते हैं कि एम.एन. श्रीनिवास के संबंध में कौन सी इसमें बुक नहीं है। तो आपको पता होगा सेकंड और थर्ड, ये आपको जरूर पता होगा कि एम.एन. श्रीनिवास की नहीं है। तो क्वेश्चन आता है किसकी है फिर? तो किसकी है? द इंडियन साधुज किसकी है? ये आपको पता है, जी.एस. घुरिये। किसकी है? जी.एस. घुरिये, जो हमारे भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य के उपागम के जनक कहे जाते हैं, जी.एस. घुरिये। और इन्हें सेकंड फादर ऑफ द सोशियोलॉजी भी बोला जाता है। और क्यों? क्योंकि इन्हें ही और सेकंड फादर ऑफ तो बोला जाता है, लेकिन इसको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि पैट्रिक गिब्स के बाद इन्हीं का नाम आता है भारत के समाजशास्त्र के संदर्भ में। ओके,
ये है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि दो आपका नहीं है, द इंडियन साधुज। इंडियन साधुज। अब सेकंड के बेसिस पे कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया, बी वाला गलत हो गया और ए वाला गलत हो गया। ओके, अब आपके पास बचे कौन कौन सा ऑप्शन, सी एंड फोर डी। अब आपको देखो कि द कल्चर एंड सोसाइटी, ये किसकी बुक है, मैरिल एंड एल्ड्रिच। मैं आपसे वो कहना चाहूंगा मैरिल एंड एल्ड्रिच। इसको मैं देखिए यहां पे ऐसे एरो बना के मैं यहां लिख दे रहा हूं, मैरिल एंड एल्ड्रिच। एल्ड्रिच ये इनकी बुक है, कल्चर एंड सोसाइटी, मैरिल एंड एल्ड्रिच, जिन्होंने संस्कृति और समाज के संदर्भ में समझाया है, एक व्याख्या दी है डीपली। तो आपको देखो 2 और 3 ये गलत हो गया। आपको माई बड़ौदा डेज और सोशियोलॉजी इन दिल्ली, अब आप देख रहे हो कि दोनों होगा, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि सारी कूट के ऑप्शन में 2-2 करके ही दिया गया। तो आप श्योर है, तो कौन सा इसका आंसर होगा, एम एन श्रीनिवास की। आपको नई बुक का नाम है, ये ध्यान रखिएगा, आपने कहीं लिखा नहीं देखा होगा, लेकिन आप आज से जान लीजिए कि एम एन श्रीनिवास की ये भी बुक है, माई बड़ौदा डेज और सोशियोलॉजी इन दिल्ली, ये की बुक है। तो पहला और चौथा इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा इसमें ऑप्शन हो गया, सी इस करेक्ट आंसर। आई होप अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो इसके साथ साथ मैं आपको एम एन श्रीनिवास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बुकें बता देता हूं। जैसे यहाँ हम लोग देखिए, हम लोग आपसे बताना चाहूंगा कि हम लोग इसमें और बुकें हम जानेंगे, जैसा कि मैं आपको पिछली वाली में ही बता दिया था कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग उन्होंने किस बुक के अंतर्गत किया था। ये हमारा क्वेश्चन आ भी चुका है, तो वो किसने किया था, द रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इन इंडिया, ये बुक में इन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया था। तो हम लोग इसमें नहीं जानते, हम क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। और उससे संबंधित अगर आपको जाना हो तो आप वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, अब बार बार मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम इसकी इरेज कर देते हैं। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इससे संबंधित थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है इनसे संबंधित कुछ कॉन्सेप्चुअल और भी डीपली हम क्वेश्चंस जानते हैं इनसे संबंधित कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है जो हम इसमें जानेंगे। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन है संस्कृतिकरण को निम्नलिखित विशेषताएं, संस्कृतिकरण की जो निम्नलिखित विशेषताएं। थर्ड क्वेश्चन इज संस्कृतिकरण की विशेषताएं ऐसे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, निम्न में से सही कूट को पता लगाना। और ये किसके संबंध में है, संस्कृतिकरण, एम एन श्रीनिवास। आप ध्यान रखिएगा, एम एन श्रीनिवास। देखिए एम एन श्रीनिवास के संदर्भ में ही ये इसको हमको देखना है, ये जरूरी नहीं, ये क्वेश्चन आपको बता देना चाहूंगा, एम एन श्रीनिवास के ही द्वारा ये नहीं दी गई है। ध्यान से देखिएगा, संस्कृतिकरण की विशेषताएं निम्नलिखित में से सही कूट। तो संस्कृतिकरण को आप जैसे ही जानते हो कि एम एन श्रीनिवास के संबंध में ही है संस्कृतिकरण, तो यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत, यहाँ पे लिख के क्वेश्चन में नहीं दिया है कि एम एन श्रीनिवास के अनुसार ही संस्कृतिकरण की विशेषताएं आप बताओ, ठीक है। इनके संबंध में भी होगा और जो संबंध में ना हो वो भी इसमें आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये आप दिमाग मत लगाइएगा। तो पहला हम कथन आके देखते हैं, पहला कथन क्या है संस्कृतिकरण संबंध। पहला कथन ये है कि पहले तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, देखिए मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ पूरा, फिर आपको संस्कृतिकरण समझा दूंगा, फिर उसके बाद ऑप्शन। पहला कथन क्या है, निम्न जाति द्वारा उच्च जाति का अनुकरण किया जाता है। पहला कथन क्या है, निम्न जाति द्वारा उच्च जाति का अनुकरण किया जाता है, सेकंड इज यह दावा वस्तुतः 2 पीढ़ी तक करना पड़ता है। यह दावा 2 पीढ़ी तक
वस्तुतः करना पड़ता है, करना पड़ता है। थर्ड क्या है? संस्कृतिकरण से केवल पदमूलक परिवर्तन होते हैं, संरचनात्मक नहीं। इससे केवल पदमूलक परिवर्तन होते हैं, संरचनात्मक नहीं, संरचनात्मक नहीं। ओके, फोर्थ क्या है ऑप्शन? संस्कृतिकरण में केवल एक जाति तक सीमित नहीं होता। संस्कृतिकरण केवल यह प्रक्रिया, मैं लिख देता हूं, यह प्रक्रिया केवल एक जाति तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह अन्य जातियों में भी पाया जाता है, बल्कि यह अन्य जातियों में पाया जाता है। फुल स्टॉप। अब हम कूट देख लेते हैं, पहला क्या होगा? कूट। तो कूट वाले में पहला ऑप्शन आपका क्या है? पहला ऑप्शन है 1 और 2, 1 1 और 2। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है 3 और 4, 3 और 4। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है आपका 1 और 2 3, 1 2 3। और डी ऑप्शन यानी लास्ट फोर्थ ऑप्शन क्या है? 1 2 3 4, यानी सभी। आपको मैं लिख दे रहा हूं सभी। ओके, सभी सही है। अब आपको सत्य का पता लगाना है, तो पहले मैं आपको संस्कृतिकरण समझा देता हूं। जैसे कि आपको पता है कि संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है, इसको एम.एन. श्रीनिवास ने प्रस्तुत किया था। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है उसे क्यों प्रस्तुत किया था? इन्होंने रामपुरा जैसे गांव का अध्ययन किया और वहां पर जातियों के बीच में जो गतिशीलता, जो सामाजिक गतिशीलता उत्पन्न हुई, उसका अध्ययन किया और उसके आधार पर उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया। संस्कृतिकरण में उसका अध्ययन करके उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि जो संस्कृतिकरण यानी इस प्रक्रिया में कोई निम्न जाति किसी उच्च जाति के जीवन शैली को क्या करता है? अनुकरण करता है या अपनाने का प्रयास करता है। ओके, यानी कोई निम्न जाति अपने गुणों में यानी खान पान, वेशभूषा, चाल चलन, रहन सहन आदि को छोड़ता है और उसके जगह पे उच्च जाति की जो जीवन शैली होती है, खान पान, वेशभूषा आदि को क्या करता है? अपनाने का प्रयास करता है या अपनाता है, अनुकरण करता है। राइट, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? संस्कृतिकरण। आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने ये चीज बताया कि इसके संबंध में कि इन्होंने जो निम्न जातियों से उच्च जातियों की चीजों को ग्रहण करने पर जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन संरचनात्मक नहीं होता है बल्कि पदमूलक परिवर्तन होता है। राइट है, बिल्कुल। इन्होंने बताया कि जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कि जो जाति है निम्न जाति, वो निम्न जाति में ही है, लेकिन उसके बाह्य स्वरूप में क्या हुआ है? परिवर्तित हुआ है। आपको संरचनात्मक पदमूलक में यही अंतर आपको पता होना चाहिए। जैसा कि मैं आज की मॉर्निंग क्लास में बताया भी था कि परिवर्तन जो पदमूलक होता है वो बाहरी होता है, जबकि जो संरचनात्मक होता है वो मुख्यतः आंतरिक होता है। और आंतरिक के साथ आपको पता होगा बाह्य अपने आप ही जुड़ जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक है, तो इन्होंने जैसा कि मैं आपको बताया कि निम्न जाति उस दूसरी जाति की जीवन शैली को अपनाता है, तो उसके आधार पर उसका क्या होगा? उसमें बाहरी परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी जाति वही जाति रहती है, परिवर्तित आंतरिक रूप में उसकी जाति नहीं होती है। ठीक है, बस उसके गुण परिवर्तित होते हैं, तो बाहरी परिवर्तन होता है। तो इसीलिए इन्होंने संस्कृतिकरण को सिर्फ पदमूलक परिवर्तन कहा है, संरचनात्मक नहीं कहा है। तो आप देखिए, आपको मैंने आपको अभी तक लेक्चर दिया, उसके आधार पर अगर आप ऑप्शन ढूंढना चाहेंगे इसमें से कथन, तो आप कौन सा पहले कथन देखेंगे? पहले बात तो पहला सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि निम्न जाति द्वारा उच्च जाति के व्यवहारों का क्या किया जाता है? अनुकरण किया जाता है। राइट। दूसरा, यह दावा 2 पीढ़ी तक वस्तुतः करना पड़ता है। चलिए छोड़ दीजिए अभी आप। ठीक है, सेकंड
मैं जैसा कि ये वाला पॉइंट बताया कि इसमें केवल पद मूलक परिवर्तन होता है, संरचनात्मक नहीं। ये भी सही हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सही हो गया तीसरा। तो 1 और 3 के हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 1/3 के हिसाब से कहीं पर भी ऑप्शन अकेले नहीं है, ध्यान रखिएगा। और चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, यह प्रक्रिया केवल एक जाति तक सीमित नहीं है बल्कि अन्य जातियों में भी पाया जाता है, ये विशेषता, ये प्रक्रिया, ये भी सही है कहीं कहीं। तो 1 3 4, 1 3 4 कहीं ऑप्शन में है, देखिए कहीं नहीं आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन में। यहाँ पर भी 1 2 है, 3 4 है और 1 2 3 है। अब आपको बिल्कुल सीधे सीधे आंसर 1 3 और 4 बिल्कुल करेक्ट लग रहा है इनके संदर्भ में। संस्कृतिकरण जैसा कि मैंने आपको समझाया है उसके संबंध में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल क्लियर मिल रहा होगा। लेकिन आपका एक अकेला ये बचा, तो अगर आपको ये आंसर नहीं भी आ रहा है तब भी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग से आप ये गेस लगा सकते हो कि ये भी क्या है, सही होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन ही नहीं है। 1 3 4 की आंसर कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। जब आपको 1 3 4 बिल्कुल क्लियर पता है कि फिक्स है कि ये होगा, तो चौथा भी आपका हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो गया, डी। यानी इसमें ये भी होता है कि यह दावा 2 पीढ़ियों तक क्या होता है, वस्तुतः करना पड़ता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा संस्कृतिकरण के संबंध में एम.एन. श्रीनिवास का क्या विचार था, या एक सामान्य विचार क्या था संस्कृतिकरण के संदर्भ में। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4th। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपने लिख लिया होगा, ऐसे ही मैं आशा कर रहा हूँ। चलिए, तो हम 4th क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। और प्लीज आप लोग का जो भी आप इसमें मिस्टेक हो रही होंगी या जो भी कुछ सुझाव अगर आप देना चाहेंगे तो आप जरूर कमेंट के थ्रू आप जरूर दीजिए, कौन सा है, ठीक है, जिससे मैं 1 to 1 आपको मैं देता रहूं और मोटिवेट होता रहूं आपके सुझाव से। ओके, और सुधार भी कर सकूं इसमें, ठीक है। तो आप मैसेज करिए और कमेंट करिए, ठीक। और अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं उसमें। चलिए, तो हम 4th क्वेश्चन पे आते हैं। 4th क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 4th क्वेश्चन हमारा है इन्हीं के संदर्भ में, संस्कृतिकरण के संदर्भ में ही हम 4th क्वेश्चन करेंगे एम.एन. श्रीनिवास। पहला कथन, अब हम लोग जानेंगे इसमें कुछ कथन हम आपको देंगे और कथन के अनुसार आपको ये गेस करना होगा कौन सा इसमें से सही है। तो पहला चौथा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, सत्य है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है, पहला कथन है ए, इसको हम ए लिखते हैं, सॉरी इसको हम ए लिखते हैं। ए वाला कथन क्या है, एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी थीसिस में सर्वप्रथम संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग किया। एम.एन. श्रीनिवास ने, यानी इन्होंने, मैं यहाँ पे इन्होंने लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इन्होंने, जैसा कि आपको पता है ये स्पेशल हमारी क्लास चल रही है एम.एन. श्रीनिवास से संबंधित, जो हमारी ऑलरेडी जो क्लास हो चुकी है मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में जो हमारा ऑनलाइन क्लास है उससे संबंधित हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको पता है ये चीज। इन्होंने अपनी थीसिस, इनकी थीसिस क्या थी, जैसा कि मैं क्लास में बता चुका हूं, अगर मैं क्लास के बच्चों से पूछता तो तुरंत बताते। इनकी थीसिस कौन थी, द रिलीजन एंड सोसाइटी among the Kurgs of South India, among the Kurgs of South India, ये इनकी थीसिस थी, जिसमें संस्कृतिकरण को प्रस्तुत किया, प्रस्तुत, ये आप समझ जाओगे। बी इनका कथन क्या है, बी कथन इनका ये है कि निम्न जातियां संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में मांस भक्षण एवं मदिरा पान का त्याग कर देते हैं। निम्न
निम्न जातियां संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में, निम्न जातियां संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में मांस भक्षण एवं मदिरा पान का त्याग कर देते हैं, एवं मदिरा पान का त्याग कर देते हैं। त्याग कर देते हैं। सी आपका क्या है कथन? सी कथन है कि भारत की नातेदारी व्यवस्था का व्यवस्थित उल्लेख करने का श्रेय इरावती कर्वे को जाता है। भारत की नातेदारी व्यवस्था का नातेदारी का व्यवस्थित उल्लेख करने का श्रेय इरावती कर्वे को जाता है। ओके, और डी ऑप्शन है सभी सही है। अब हम लोग जानते हैं एक एक करके कि कौन सा कथन सत्य है। इस पे आप मार्क जरूर किया करें क्योंकि लोगों से मिस्टेक यहाँ पे जरूर होती है। सत्य है। तो आपको बताना चाहूंगा कि एम.एस. श्रीनिवास ने अपनी जो पीएचडी थीसिस थी, टॉपिक इनका जो था रिलीजन, जिसमें पीएचडी इन्होंने कंप्लीट किया था, टॉपिक था ये रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इन इंडिया। ये इनकी थीसिस पुस्तक थी। आपको ये भी पता होना चाहिए इनकी थीसिस कौन थी। में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया था। संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है उसको इन्होंने इसी में प्रस्तुत किया था, इसी के द्वारा। ठीक है, इसी में समझाया था। आपको मैंने संस्कृतिकरण समझाई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस में इसके साथ तो ये आपका क्या होगा? सही है, बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न जातियां संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में मांस भक्षण और मदिरा पान का क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं। आपको मैंने अभी जस्ट पिछले वाले में संस्कृतिकरण में ये बताया कि निम्न जातियां क्या होती हैं? उच्च जातियों की विशेषताओं को अपनाने के लिए अपनी जो विशेषता होती है, यानी उनकी विशेषता क्या होती है? मांस भक्षण या मदिरा पान, ये इनकी विशेषता है निम्न जातियों की। तो इसको ये क्या करते हैं? त्याग देते हैं। और त्याग कर शाकाहारी चीजें हैं या जो उत्कृष्ट चीजें हैं उन्हें अपनाने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं या अपनाते हैं। किसमें? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसी संस्कृतिकरण के जस्ट अपोजिट एक वर्ड होता है, यहां पे देखिए मैं लिख दे रहा हूं, बी संस्कृतिकरण। लेकिन आपको बता देना चाहूंगा कि बी संस्कृतिकरण इन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन बी संस्कृतिकरण डी.एन. मजूमदार ने किया है। अब बी संस्कृतिकरण में क्या होता है? जस्ट इसी का अपोजिट होता है। यानी यहाँ पर निम्न जातियां उच्च जातियों की विशेषताओं को अपना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उच्च जातियां क्या होती हैं? उच्च जाति के जो लोग होते हैं वो निम्न जाति की विशेषताओं का अनुकरण करते हैं। निम्न जाति की विशेषता का अनुकरण करते हैं ये बी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया। और इसको किसने प्रस्तुत किया? मजूमदार। जैसे उच्च जातियों द्वारा मांस भक्षण या मदिरा पान का सेवन करना, ये ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट सी, तो ये भी आंसर सही हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं। भारत की नातेदारी व्यवस्था का व्यवस्थित उल्लेख करने का श्रेय इरावती कर्वे का। यस, बिल्कुल राइट है। कल की जो मेरी क्लास है वो इरावती कर्वे से संबंधित है, तो वहां पे मैं और अच्छे से बताऊंगा। एक चीज मैं यहाँ बता दूंगा, नातेदारी होती क्या है। नातेदारी का आशय संबंधों से है, यानी संबंधों की जो व्यवस्था होती है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में जो संबंधों की व्यवस्था होती है उसी को नातेदारी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। और इसका व्यवस्थित उल्लेख इरावती कर्वे ने किया था। ये मैं आपको क्लास में, नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि कल मेरी क्लास है, लेक्चर के बाद मैं क्वेश्चंस इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इरावती कर्वे में। तो आपको दिख रहा है कि ए बी सी तीनों आंसर सही है, और इस प्रकार से सारे आंसर आपके सही हो जाएंगे। तो एक प्रकार से आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। ना तो सी होगा, ना तो बी होगा, और ना तो ए।
इसका आंसर आपका क्या होगा एक्यूरेट। अगर आपको टिक करना होगा तो डी, यानी ABC सभी सही है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एमएन श्रीनिवास से संबंधित। अब आपको नेक्स्ट कल आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और वो वीडियो हमारा होगा कल के टॉपिक के अकॉर्डिंग, जो हमारा कल सुबह मॉर्निंग में एक टॉपिक रहेगा उससे संबंधित आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नए हैं, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और जो भी नए हैं आप अपने फ्रेंड्स, जो भी आपका ग्रुप होगा, व्हाट्सएप होगा, ट्विटर होगा, हर जगह पे आप इसे सेंड करिए। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस तो मेरा जूम ऐप पे, जैसा कि मैंने बताया था, जूम ऐप पे क्लास मेरी चल रही है, रेगुलरली रनिंग में है, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। पर आप इसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी आपको इससे क्वेरीज होगा। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द